Friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about some important question on peri-operative nursing. आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, एमसीक्यू सेशन ऑन पेरी-ऑपरेटिव नर्सिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, आज क्लास का पहला क्वेश्चन। द पेशेंट टेल द नर्स इन द प्री-ऑपरेटिव सेटिंग दैट she has noticed that she has a reaction when wearing the rubber gloves. What is the most appropriate intervention? की एक पेशेंट है, एक फीमेल पेशेंट है, वो क्या है प्री ऑपरेटिव सेटिंग के अंदर, यानी कि प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर एक नर्स को बोल रही है कि मेरे को रबर ग्लव्स पहनती हूँ, जब भी मैं रबर ग्लव्स का यूज़ करती हूँ तो मेरे को क्या है, सी नोटिस द वियरिंग द रबर ग्लव्स रिएक्शंस होते हैं, मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं। रिएक्शंस का मतलब यहाँ पे किससे आ रहा है, एलर्जी। यहाँ पे हल्का सा इंडिकेशन हमें मिल रहा है इस रिएक्शन से कि यहाँ पे बात हो रही है एलर्जिक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये देखिए, प्री सेटिंग से नोटिस दैट इज द रिएक्शन व्हेन वियरिंग द रबर ग्लव्स की, जब भी वो रबर ग्लव्स पहनती है तो क्या होता है, उसको रिएक्शंस होती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, अब ये जो पॉइंट है वो नर्स को क्या करना है, नोट करना है ये वाला पॉइंट कि भाई जब भी वो रबर ग्लव्स पहनती है तो क्या होता है, उसको क्या होता है, उसको रिएक्शंस हो रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर नर्स को क्या नोट करना है, आइए देखिए। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन ऑफ नर्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट वन, नोटिफाई टू द सर्जन सो दैट द केस कैन बी कैंसिल्ड, कि भाई सर्जन को नोटिफाई करो कि सर ग्लव्स पहनती है तो ऐसी रिएक्शन बता रही है। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेशन हमें किस चीज़ का मिल रहा है, एलर्जिक रिएक्शन। किसके साथ है, रबर ग्लव्स के साथ। रबर ग्लव्स मतलब लेटेक्स एलर्जी का यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वन ऑप्शन दिया गया है कि नोटिफाई टू द सर्जन सो दैट द केस कैन बी कैंसिल, कि सर्जन को बताओ और केस को कैंसिल करवा दो। नेक्स्ट वन है आस्क एडिशनल क्वेश्चन टू असेस फॉर द पॉसिबल लेटेक्स एलर्जी। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ और सवाल जवाब करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं पेशेंट के साथ। एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पेशेंट से लेनी है, एडिशनल हिस्ट्री हमें पेशेंट से लेनी है कि आपको लेटेक्स से एलर्जी है, किस प्रकार के लेटेक्स से एलर्जी है, कब आपको इस बात का पता चला। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी है, पेशेंट से निकालनी है। नेक्स्ट वन है नोटिफाई टू द ऑपरेटिंग रूम स्टाफ इमीडिएटली सो दैट लेटेक्स फ्री सप्लाई कैन बी यूज्ड। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग रूम का जो भी स्टाफ है, स्क्रब नर्स है, सर्कुलेटरी नर्स है, एनेस्थेटिस्ट है, सर्जन है, उन सबको बता देना है कि भाई आप जब भी इस पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो, जब भी इस पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो आपको लेटेक्स फ्री सप्लाई का यूज करना है। नेक्स्ट वन है नो इंटरवेंशन इज नीडेड बिकॉज द पेशेंट रबर सेंसिटिविटी हैज़ नो बियरिंग ऑन सर्जरी। कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रबर ग्लव्स की जो एलर्जी है उसका कोई सर्जरी पे इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चार ऑप्शन हमें मिल गए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एज ए नर्स हमने पेशेंट से हिस्ट्री लिया, पेशेंट ने हमें बताया कि मुझे जब भी मैं रबर ग्लव्स पहनती हूँ तो मेरी रिएक्शंस होते हैं। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिला कि पेशेंट को पॉसिबल लेटेक्स एलर्जी है। अब हमें क्या करना है, एक तो हम सर्जन को बता सकते हैं कि सर्जन केस कैंसिल कर देगा। उसके बाद ऑपरेटिंग रूम के स्टाफ को बोल देंगे कि भाई लेटेक्स फ्री जो भी सप्लाईज है उनका यूज़ करो। ठीक है, या फिर रबर एलर्जी है, लेटेक्स जो एलर्जी है उसका सर्जरी के अंदर कोई रोल नहीं है। तो ऐसा ये है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर, प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर, कि हमें जब भी हम पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव फेज में भेज रहे हैं तो हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, पेशेंट का अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन करना है कि पेशेंट को पॉसिबल लेटेक्स एलर्जी तो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर है, राइट आंसर होगा इसमें टू में क्या लिखा हुआ है, टू में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को आस्क फॉर एडिशनल क्वेश्चन टू असेस द पॉसिबल लेटेक्स एलर्जी। हमें लेटेक्स की एलर्जी के बारे में बात करनी है और पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लानी है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन टू असिस्ट ए प्री ऑपरेटिव पेशेंट इन कोपिंग विथ फियर ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन वुड बी, कि एक पेशेंट है उसको क्या है, वो एनजीएस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर है। किससे रिलेटेड एंजाइटी है पेशेंट को, क्वेश्चन में बताया गया है पोस्ट ऑपरेटिव पेन को लेकर के क्या है, पेशेंट को एंजाइटी है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें उस पेशेंट को कॉपिंग मैकेनिज्म, कौन सा कॉपिंग मैकेनिज्म, कि भाई कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में या बताना है, या फिर साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को कॉप करना है, ताकि मतलब पेशेंट को सेटल करना है। सेटल करने का मतलब यहाँ पे हमें पेशेंट को ऐसी इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी जो एंजाइटी है वो दूर हो जाए। एंजाइटी को डील करने के लिए जो मैकेनिज्म काम में लिए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, कॉपिंग मैकेनिज्म में आता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हम थॉट प्रोसेस,
के अंदर आते हैं, ये एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन ऑप्शन है, इन्फॉर्म टू द पेशेंट द पेन मेडिकेशन विल बी अवेलेबल। उसके पेशेंट को एंजाइटी है, किससे रिलेटेड है कि पोस्ट ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसकी वजह से वो एनजीएस है, तो हमें क्या करना है, एज ए नर्स पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि पेन मेडिकेशन है वो अवेलेबल रहेंगी। सेकेंड वन ऑप्शन है, टीच द पेशेंट टू यूज द गाइडेड इमेजिनरी टू हेल्प द मैनेज द पेन। हमें क्या करना है, पेशेंट को नॉन इन्वेसिव मेथड या नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड से, जिसमें बता रहा है गाइडेड इमेजिनरी की, पेशेंट को इमेजिनेशन के लिए हमें बोल देना है कि वो आपके इमेजिनेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, वो सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपके पेन को रिलीव करने में आपकी मदद करेंगी। नेक्स्ट वन ऑप्शन है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पेन एक्सपेक्टेड विद द पेशेंट पर्टिकुलर सर्जरी। उसके बाद हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सर्जरी, जो भी सर्जरी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेशेंट को उसके पेन के बारे में पहले ही प्री ऑप में बता देना है कि ये पेन होने के चांसेस हैं, इस प्रकार का आपको पोस्ट ऑप के अंदर पेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है, एक्सप्लेन द पेन मैनेजमेंट प्लान इंक्लूडिंग द यूज ऑफ पेन रेटिंग स्केल। हमें क्या करना है, पेशेंट को पेन, हमारा जो पोस्ट ऑप में पेन को मैनेज करने के लिए जो प्लान होगा उसके बारे में हमें पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना है, ताकि पेशेंट की एंजाइटी दूर हो सके। पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाने वाला है, प्री ऑप फेज के अंदर वो काफ़ी एंजियस है कि ये भगवान मेरा ऑपरेशन होगा, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो हमें क्या करना है, उस एंजाइटी को दूर करने के लिए हमें पेशेंट को क्या करना होगा, कॉपिंग मैकेनिज्म बताने होंगे। कॉपिंग मैकेनिज्म में हम ये बताएंगे कि हमारा जो पेन मैनेजमेंट का क्या प्लान होगा उसके बारे में हम बताएंगे। साथ के साथ हम पेशेंट को बताएंगे कि हम आपके पेन को एक रेगुलर इंटरवल पे असिस्ट करेंगे, और उसको असिस्ट करने के लिए हम रेटिंग स्केल्स वगैरह का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर है 4, ठीक है, इसका राइट आंसर है 4, राइट आंसर है 4। 4 में क्या कहा गया कि हमें क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हमारा पोस्ट ऑप के अंदर हम पेन को इस तरीके से मैनेज करके रखें, इंक्लूडिंग द पेन वो रेटिंग स्केल की। अब उसके बाद हम क्या, उसमें हम क्या करेंगे, पेन को मैनेज करेंगे, साथ के साथ हम क्या करेंगे, आपके पेन को, आपकी जो आप जो रेटिंग देंगे, ठीक है, आप जो रेटिंग स्केल के अंदर जो अपने पेन को आप रेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओपिएड एनालिसिस हैं, बहुत सारे नॉन इन्वेसिव फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, उन सब का यूज़ करके हम पोस्ट ऑप के अंदर पेन को मैनेज करते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट की एंजाइटी दूर करने के लिए हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक उसकी एंजाइटी दूर नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर ए सर्जरी रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया। एक पेशेंट है, उसको शेड्यूल किया गया, उसका प्लान है, उसको प्लान किया गया है, शेड्यूल किया गया है सर्जरी के लिए, और उस सर्जरी के अंदर उसको किस प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है एट एन एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर। मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर्स का यहाँ पे क्या मतलब है, या एम्बुलेटरी नर्सिंग केयर या एम्बुलेटरी केयर का यहाँ पे क्या मतलब है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। पेशेंट इज शेड्यूल फॉर द सर्जरी रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया। एक पेशेंट है, उसको सर्जरी के लिए शेड्यूल किया गया है, और उस सर्जरी के अंदर उसको क्या दिया जाएगा, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। द नर्स आस्क व्हेन ही ईट लास्ट। हमें उसके बाद क्या करना है, नर्स को क्या करना है, नर्स को उसको पूछना है, ठीक है। जैसे ही पेशेंट आता है, सर्जरी प्लान हो रही है, उस टाइम में पेशेंट से पूछना है कि आपने आखिरी बार खाना कब खाया था, ठीक है। पेशेंट से पूछा नर्स ने कि भाई आपने कब खाया था। अब पेशेंट रिप्लाई कर रहा है, पेशेंट क्या रिप्लाई कर रहा है, देखिए, ही हैड एन लाइट ब्रेकफास्ट ए कपल ऑफ आवर बिफोर कमिंग टू द सर्जरी सेंटर, ठीक है। नर्स ने पूछा कि आपने आखिरी बार खाना कब खाया था, तो पेशेंट बोल रहा है कि मैंने अभी कुछ घंटों पहले मैंने कुछ ब्रेकफास्ट किया है, यहाँ सर्जिकल सेंटर में आने से पहले मैंने कुछ घंटों पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। अब नर्स को क्या करना होगा, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, मतलब पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होगा, सेडेशन भी होगा, पेन मैनेजमेंट मतलब एनाल्जेसिया भी हो जाएगा, और मसल्स रिलैक्सेंट भी हो जाएंगी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एनेस्थीसिया बोलते हैं, ठीक है। और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर यही तीनों चीज़ें होती हैं, सारे एनेस्थीसिया में मोस्ट कॉमनली यही चीज़ें होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्जरी, हम एनेस्थीसिया को फिर आगे क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। स्पाइनल में, एपिड्यूरल में, ठीक है, रीजनल में, इन सब में हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें जनरल एनेस्थीसिया की। तो पेशेंट है, सर्जिकल सेंटर में आया, नर्स ने पूछा कि आपने आखिरी बार खाना कब खाया था, ठीक है। पेशेंट बोल रहा है कि मैंने यहाँ से सर्जरी सेंटर में आने से पहले मैंने 1-2 घंटे पहले मैंने कुछ खाया है। तो अब नर्स को क्या करना है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है, टेल द पेशेंट टू कम बैक टुमारो सिंस ही ईट ए मील, ठीक है। उसके बाद हमें पेशेंट को बोलना है कि क्या, हमें पेशेंट को ये बोलना है कि भाई आप कल आना, ठीक है, जब तक आपने खाना नहीं खाया हो।
नेक्स्ट वन है प्रोसीड विद द प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट इंक्लूडिंग द साइट आइडेंटिफिकेशन। क्या हम प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट करके साइट आइडेंटिफिकेशन करके प्रोसीड करेंगे, उस पेशेंट को सर्जरी के लिए भेज देंगे, जबकि हमें पता है कि पेशेंट ने कुछ घंटों पहले कुछ खाया है, ठीक है। उसके बाद है नोटिफाई टू द एनेस्थीसिया केयर प्रोवाइडर व्हेन एंड व्हाट द पेशेंट लास्ट ईट। उसके बाद हमें क्या करना है, या हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन कहता है कि हमें एनेस्थीसिया वालों को बता देना, जो भी एनेस्थेटिक सर्जन एनेस्थेटिक डॉक्टर्स हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक है, उन सबको हमें बता देना है, एनेस्थीसिया टीम को हमें बता देना है कि पेशेंट ने क्या खाया है और कब खाया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हैव द पेशेंट वॉइड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। और हम क्या करेंगे, यहाँ फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, वो ये कहता है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को यूरिन पास आउट करने के लिए बोलना है बिफोर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले। तो देखिए, जब पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए जा रहा है, जनरल एनेस्थीसिया उसके लिए प्लान किया गया, पूरी बॉडी को रिलैक्स होगी, पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, 2 घंटे पहले अगर उसने कुछ खाया है, मतलब कुछ घंटों पहले अगर उसने कुछ खाया है, तो डेफिनेटली है कि उसका एनबीएम जो स्टेटस है वो कुछ भी नहीं है। पेशेंट, अगर आप पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दोगे तो पेशेंट की जैसे ही पूरी बॉडी की मसल्स रिलैक्स होंगी तो एब्डोमिनल जो स्टमक के जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, स्टमक के कंटेंट हो सकता है बैकफ्लो करके ईसोफिगस के थ्रू आकर के एस्पिरेट होने का रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया यानी एनेस्थीसिया कोई भी प्रकार का एनेस्थीसिया नहीं देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, राइट आंसर है 3। हमें क्या करना है, नोटिफाई टू द एनेस्थीसिया केयर प्रोवाइडर व्हेन एंड व्हाट द पेशेंट लास्ट ईट, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, इसका राइट आंसर है आंसर 3, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एनेस्थीसिया वालों को बताना है, जो भी एनेस्थीसिया डॉक्टर है उनको बताना है कि सर पेशेंट ने इतने टाइम पे या इतनी बजे ये खाना खाया है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान कर सकें। अगर आप अब देखिए, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, कह रहा है कि यूरिन पास आउट करवा लेंगे, तो यूरिन पास आउट करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यूरिन पास आउट करेगा तो स्टमक के कंटेंट्स है वो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। प्रोसीड नहीं कर सकते, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन नहीं दे सकते हम पेशेंट को, क्यों नहीं दे, प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रोसीड करोगे प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के साथ पेशेंट को इंट्रा ऑप में भेजोगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे ही पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन के रिस्क वो बढ़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है नोटिफाई टू द एनेस्थीसिया केयर प्रोवाइडर व्हेन एंड व्हाट द पेशेंट लास्ट ईट, कि पेशेंट ने आखिर कब खाया था और क्या खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट who normally take 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की 40 यूनिट नॉर्मली वो ले रहा है एट बेड टाइम, अपने बेड टाइम पे, मतलब सोते समय। आस्क द नर्स व्हाट टू डू अबाउट हर डोज द नाइट बिफोर सर्जरी, द बेस्ट रेस्पॉन्स वुड बी द टू हैव हर। मतलब अब यहाँ पे बताया गया है कि एक पेशेंट है, एक डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, जो सीनेरियो यहाँ पे क्वेश्चन में क्रिएट किया गया है वो सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कि एक पेशेंट है, उसका सर्जरी के लिए प्लान है, मतलब कल उसकी सर्जरी होनी है, आज रात को उसको क्या बेड टाइम पे क्या करता है, वो डेली क्या करता है 40 यूनिट इंसुलिन लेता है, ठीक है, बेड टाइम के ऊपर, बेड टाइम पे लेता है, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए कल उसकी सर्जरी है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। तो एनपीओ रखेंगे तो हमें क्या करना होगा कि उसकी इंसुलिन का जो भी डोज है उसको क्या करना है, किस तरीके से उसका क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है, हमें क्या रेस्पॉन्स देना है पेशेंट को। तो देखिए, पहला ऑप्शन कहता है स्किप हर इंसुलिन along the night before the surgery, ठीक है। हमें क्या करना है, पेशेंट की जो इंसुलिन है उसको हमें क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक है, स्किप कर देना है हमें। या तो हम इंसुलिन को स्किप कर सकते हैं बिफोर सर्जरी, नाइट बिफोर द सर्जरी, मतलब कल सर्जरी है, आज रात को हम इंसुलिन नहीं देंगे, या तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कहता है गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सर्जन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एनी इंसुलिन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम जो भी कंसर्न सर्जन है, ठीक है, जो कल सर्जरी करेंगे, उनसे हम बात करके जो भी इंसुलिन की जो भी डोज है उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो सर्जन की अकॉर्डिंग जो ऑर्डर हो उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है टेक हर यूजुअल डोज एट बेड टाइम एंड ईट ए लाइट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए, इसमें होने की ये होगा कि ये बोल रहा है कि आप जो रेगुलर जो अपनी डोज लेते हो वो डोज ले लीजिए और सुबह उठते ही आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जबकि कल की सर्जरी प्लान है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ईट ए मॉडरेट मील बिफोर बेड टाइम एंड देन टेक हाफ और हर इंसुलिन डोज। उसके बाद हम बोल देंगे, एक ऑप्शन ये कहता है, चौथा ऑप्शन ये कहता है कि आप आधा मतलब कुछ खाना खाइए और उसके बाद आप आधी डोज ले लीजिए, जो भी इंसुलिन की 40 यूनिट्स लेते हो आप 20 डोज ले लीजिए सर्जरी से एक रात पहले। तो इन सारे ऑप्शंस में देखिए, इस ऑप्शन नंबर 4 का तो होने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि हमें पेशेंट को खाना नहीं देना है,
पेशेंट को खाना नहीं देना है, इंसुलिन है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा सिनेरियो को, ठीक है। पेशेंट है वो क्या कर रहा है, उसको हमने एनबीएम रखना है, पेशेंट को एनबीएम रखना है। अब एनबीएम रखना है तो पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे उसका ग्लूकोज लेवल है वो नीचे आएगा, ग्लूकोज लेवल नीचे आएगा। और अगर आप इंसुलिन की डोज एडमिनिस्टर कर रहे हो, डायबिटीज़ है, मान रहे हैं कि डायबिटीज़ है, लेकिन पेशेंट खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खाएगा तो इसका मतलब है कि इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और अगर आप इंसुलिन और एडमिनिस्टर कर रहे हो तो हो सकता है आपका पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाए। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, जो राइट आंसर है देखिए, गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हर सर्जन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द इंसुलिन एडजस्टमेंट। हमें क्या करना है, जो भी सर्जन या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे कंसल्ट करके इंसुलिन की जो भी डोज है उसको एडजस्ट करना है। अब वो कहते हैं, मान लीजिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्किप कर दीजिए, आज आप इंसुलिन मत लगाइए, तो डेफिनेटली हमें इंसुलिन नहीं लगाना है। जो भी सर्जन के ऑर्डर होंगे वो हमें फॉलो करने होंगे। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ना हम पेशेंट को कुछ खाने के लिए देंगे, ना हम पेशेंट को ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप अभी अपनी यूजुअली डोज जो भी यूजुअल डोज है उसको आप एडमिनिस्टर कर लीजिए और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करेगा तो सर्जरी कैसे हो पाएगी, एनेस्थीसिया ही नहीं दे पाएंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर है कि हमें क्या करना है, सर्जन को इन्फॉर्म करना और उसकी एनेस्थीसिया जो इंसुलिन की जो डोज है उसको हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन फॉर ओल्डर एडल्ट। कि प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन, ठीक है, प्री ऑपरेटिव है, मान लीजिए किसी ओल्ड एज पेशेंट की कोई सर्जरी प्लान है, तो हमें उसकी प्री ऑपरेटिव में कौन कौन सी चीज़ें वो कंसिडर करनी है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कौन कौन सी चीज़ें वो अप्लाई होती है उनको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वन है, ओनली यूजिंग लार्ज प्रिंट एजुकेशनल मटेरियल। क्या हम वहाँ पे ओनली यूजिंग द लार्ज प्रिंट एजुकेशनल मटेरियल, पहली चीज़ हमने क्वेश्चन में पढ़ दिया, मतलब हमें जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर ने हमने जो क्वेश्चन में बताया वो क्या क्या दिया है कि ये सब ओल्डर क्लाइंट का है। तो ओल्डर एज में आने के बाद क्या होता है, ठीक है, ओल्डर एज में आने के बाद जो आई साइट है वो भी वीक हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप लार्ज प्रिंट एजुकेशनल मटेरियल काम में लोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। सेकंड ऑप्शन है स्पीकिंग लाउडर फॉर पेशेंट विथ हियरिंग एड, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि पेशेंट, अगर मान लीजिए कि किसी कोई ओल्डर एज के अंदर कोई पेशेंट है और उस पेशेंट को हियरिंग एड्स लगे हुए, तो हम क्या करेंगे, जोर से बोलेंगे, जो भी बोलना है वो बहुत ही लाउडर वॉइस के अंदर बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि लाउडर वॉइस के अंदर बोलना है। नेक्स्ट वन है रिकॉग्नाइज दैट सेंसरी डेफिसिट में भी प्रेजेंट, कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि ओल्डर एज के अंदर सेंसरी डेफिसिट है, मतलब जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है उनकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ वन ऑप्शन कहता है प्रोवाइड वार्म ब्लैंकेट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है, पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट देनी है टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, जो ब्राउन फेट होती है वो क्या होने लग जाती है, उसका क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से धीरे धीरे वो जाके जैसे जैसे ओल्ड एज आती है उसमें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, वो पूरी कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट की बॉडी है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करवानी है। फिफ्थ वन कहता है कि टीचिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी इंफॉर्मेशन है, अर्ली इन्फॉर्मेशन है वो हमें अर्ली मॉर्निंग के अंदर पेशेंट को देनी है। तो अब इसमें देखिए इसका राइट आंसर है, ठीक है, फर्स्ट वन देखिए, राइट आंसर फर्स्ट वन ऑप्शन देखिए, तो फर्स्ट वन ऑप्शन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि वो सेलेक्ट हो, मतलब ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर आई साइट है वो वीक हो जाती है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स है वो कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर लार्ज प्रिंट एजुकेशनल मटेरियल उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका 3 और 4। नेक्स्ट वन, स्पीक लाउडर फॉर ए पेशेंट, जब भी किसी पेशेंट को हियरिंग एड्स लगे हुए हैं तो हमेशा एज ए नर्स हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें लो पिच टोन में बात करनी है, धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे उसकी, मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी तेज बोल रहे हो, ठीक है, तो हमें आराम से बात करनी है, लो पिच टोन के अंदर हमें पेशेंट के साथ क्या करनी है, बात करनी है, व्हेन एनी पेशेंट हैविंग हियरिंग एड्स, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स एग्जाम एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन है रिकॉग्नाइज दैट द सेंसरी डेफिसिट में भी प्रेजेंट, ठीक है, हमें क्या करना है, ये देखना है कि सेंसरी डेफिसिट है वो भी हो सकता है, डेफिनेट है कि जैसे जैसे ओल्ड एज आती है तो सेंसरी डेफिसिट है वो ग्रेजुअली बढ़ने लग जाते हैं और सेंसरी डेफिसिट प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ वन क्या कह रहा है, प्रोवाइड वार्म ब्लैंकेट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, डेफिनेटली प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, क्योंकि ओल्ड एज की वजह से हाइपोथैलेमस है वो भी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगी, जो टिश्यूज हैं वो भी
प्रॉपरली प्रॉपर अमाउंट में अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जो ब्राउन फैट होती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में अपना काम नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर हीट जनरेट नहीं कर पाते, तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में जाने के क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। उसको कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, टीचिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है 3 और 4 जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वन है एक्टिविटीज दैट द नर्स माइट परफॉर्म इन द रोल ऑफ ए स्क्रब नर्स ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, एक्टिविटीज ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो एक नर्स परफॉर्म करती है व्हेन शी वाज और व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ स्क्रब नर्स ड्यूरिंग सर्जरी। जब कोई नर्स, ठीक है, जो एक स्क्रब नर्स, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बताना चाहूँ आपको, तो ये है, यहाँ पे पूछा गया है स्क्रब नर्स के रोल पूछा गया है। ठीक है, सिंप्लीफाई एक ही लाइन के अंदर इसको समझाना चाहूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है, एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि स्क्रब नर्स के क्या क्या रोल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो बताइए स्क्रब नर्स के क्या क्या रोल होंगे। देखिए, स्क्रब नर्स के रोल है ए चेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, क्या स्क्रब नर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उसको चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, स्क्रब नर्स है, जैसे ही स्क्रब नर्स हैंड वॉश होने के बाद, स्क्रब होने के बाद, ग्लव्स गाउन पहनने के बाद वो किसी भी चीज़ को चेक नहीं करेगी, वो डायरेक्टली सर्जिकल साइट पे वर्क करती है, सर्जन्स की हेल्प करती है। नेक्स्ट वन है प्रिपेयरिंग द सर्जिकल टेबल में बी पासिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन एंड असिस्टेंट। हो सकता है पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी दूसरा और तीसरा हो सकता है। चौथा देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्टिविटी अकरिंग इन द सर्जरी रूम। बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि जो स्क्रब नर्स होगी उसका पूरा फोकस सर्जरी के ऊपर होगा। ठीक है, सर्जन किस स्टेप पे है, कौन सी स्टेप चल रही है सर्जरी की, उसके ऊपर उसका पूरा फोकस होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए। नेक्स्ट वन है मेंटेन द एक्यूरेट काउंट ऑफ स्पंज, नीडल एंड इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेटली ये सब स्क्रब नर्स का काम होता है कि आपने कितने स्पंज लिए थे, कितने आपने नीडल्स यूज किए हैं, कितने आपने सर्जरी शुरू होने से पहले इंस्ट्रूमेंट लिए, पूरा काउंट कौन रखेगा, स्क्रब नर्स रखेगी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टेक्नीशियन का काम होता है, ओटी टेक्नीशियंस का काम होता है, नर्स का काम नहीं होता, और स्क्रब नर्स का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट वन है प्रिपेयरिंग द सर्जिकल टेबल, ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है पासिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन एंड असिस्टेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट पास करने का काम हो सकता है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अकरिंग इन द सर्जरी रूम, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्क्रब नर्स का पूरा फोकस किस पे होगा, सर्जरी के ऊपर। नेक्स्ट वन है मेंटेन द एक्यूरेट काउंट ऑफ स्पंज, नीडल एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक्यूरेट काउंट मेंटेन करके रखना स्पंज का, नीडल का और इंस्ट्रूमेंट का, ये भी स्क्रब नर्स का ही रोल है। राइट आंसर 2, 3 एंड 5। 2 प्रिपेयरिंग द सर्जिकल टेबल, डेफिनेटली जो भी ऑपरेशन होने जा रहा है, जो भी सर्जरी होने जा रही है, उसके अकॉर्डिंग टेबल तैयार करनी होती है, ट्रे तैयार करनी होती है, ट्रॉली तैयार करनी होती है। ठीक है, ट्रॉली तैयार करनी होती है, टेबल तैयार करनी होती है कि उस सर्जरी के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है वो काम आएंगे, उनको पहले से निकाल के अच्छे से स्टराइल तरीके से उनको क्या करना होता है, सेटअप करना होता है। ठीक है, दूसरा ये काम स्क्रब नर्स का होता है। सेकंड वन ऑप्शन है थर्ड वन ऑप्शन क्या कह रहा है, पासिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन एंड असिस्टेंट। डेफिनेटली जो स्क्रब नर्स होगी उसका काम होता है सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पास करना, सर्जन और जो भी सर्जन के असिस्टेंट है उनको क्या करना, इंस्ट्रूमेंट्स को पास करना, इंस्ट्रूमेंट देना और उनसे इंस्ट्रूमेंट लेना, ये स्क्रब नर्स का काम होता है। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, मेंटेन द एक्यूरेट काउंट ऑफ स्पंज, नीडल एंड इंस्ट्रूमेंट। ये भी स्क्रब नर्स का ही काम होता है, मेंटेन द एक्यूरेट काउंट ऑफ स्पंज, नीडल एंड इंस्ट्रूमेंट्स। नीडल और इंस्ट्रूमेंट्स का एक्यूरेट काउंट है वो मेंटेन करना भी स्क्रब नर्स का ही काम होता है। आज की क्लास में इतना ही, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी आने वाली एग्जाम्स में आपको हेल्प करें। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।